स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, कल जो हमारा वीडियो था वो सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। इसके पहले जो मेरा वीडियो था सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में, वो मैंने आप लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे दिया था और कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट ये बताया था मैंने। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में जो 4 टॉपिक थे हमारे, कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट और ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, और जो लास्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास, मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो भी इम्पॉर्टेंट था, और फिर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो आज हम सतत विकास के विषय में जानेंगे कि सतत विकास क्या है, सतत विकास के मतलब किस प्रोग्राम के द्वारा इसे निकाला गया था और ये किस लिए है, इसके विषय में जानेंगे। और इसके उद्देश्य क्या हैं सतत विकास के वो, और जो सतत विकास के 17 गोल्स बनाए गए हैं कि इसको पूरा करने के लिए, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हम सबसे पहले देखते हैं कि सतत विकास क्या है। मैंने यहाँ पे आप लोग को नोट्स बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, और मैंने मतलब कम से कम समय में इसे समझाने की कोशिश मैं करूँगी, और जितना हो सके उतना मैंने इसको शॉर्ट बनाया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ भी आ जाए और ज़्यादा डिफ़ाइन भी नहीं, क्योंकि अगर समझ आ गए तो हम उसे अगर डिफ़ाइन करके लिखना होगा तो भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सतत विकास के जैसे सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान की आवश्यकता प्लस भावी पीढ़ियों के साधन, ठीक, प्लस पर्यावरण, यही तीनों मिल के बना है सतत विकास। इसी को अच्छे क्रम से जोड़ दिया गया है कि किस प्रकार ये सतत विकास है। मतलब अगर सतत विकास जहाँ पे वर्तमान की आवश्यकता भावी पीढ़ियों के साधन को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को ध्यान में, मतलब पर्यावरण की सेफ्टी के साथ बात की जाए, वहाँ पे ये सतत विकास आता है। तो सतत विकास में पर्यावरण जो है, वातावरण, हवा, जल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित है। तो आजकल हम देखते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व की बात करते हैं, देश की क्या पूरे विश्व की बात करते हैं, कि पूरे विश्व में धारणीय या सतत विकास पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। आखिर ये है क्या, ये सतत विकास है क्या जिस पर इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इतना फोर्स किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्यावरण एवं विकास की विश्व समिति WCED 1987 में ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इसे पूरे विश्व पर लागू करने की अनुमति दी थी। फिर हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव भी अपना हो जाएगा कि पर्यावरण एवं विश्व की समिति 1987 में ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इसे पूरे विश्व पर लागू करने की अनुमति दी गई थी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया। फिर हम देखते हैं कि विश्व संरक्षण संघ के अनुसार सतत विकास की जो डेफिनेशन है वो क्या बताए गए हैं। तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकीय व्यवस्था की सीमाओं के साथ बिना छेड़छाड़ किए मानवीय जीवन की क्षमता के सुधार को सतत विकास कहते हैं। मतलब पर्यावरण की सीमाओं के साथ बिना छेड़छाड़ किए, अगर बिना छेड़छाड़ किए अगर मानवीय जीवन की जो क्षमताएं हैं उसमें सुधार लाया जाए तो वही सतत विकास कहलाता है। अब इसको मैं और भी अच्छे से डिफाइन करूँगी। ये तो विश्व संरक्षण संघ का अकॉर्डिंग था, और ये अब इसके बाद हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन को पढ़ेंगे क्या है। तो व्हाट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग वर्ल्ड कन्वर्सेशन स्ट्रेटजी द्वारा किया गया था। ये भी एक ऑब्जेक्टिव अपना हो गया। और मैंने ऑब्जेक्टिव का बात किया था आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगी। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आप लोग को इन चारों का मिक्स करके आप लोग को ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगी। तो हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड कन्वर्सेशन स्ट्रेटजी द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1980 में प्रस्तुत किया गया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
वर्ल्ड कन्वर्सेशन में हुआ था और इसको प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1980 में अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रंडटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों के आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना, प्लस पर्यावरण को ध्यान में रखकर, ये चीज़ें हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू पियर्सन एंड बेरफोर्ड, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि सतत विकास एक प्रक्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसी में से कुछ मैं आप लोग को बना के दूंगी। एनीवे अगर आप इसे लिखते हैं तो कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से समझने का, क्योंकि इसी में से मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को बना के दूंगी। फिर हम देखते हैं कि सतत विकास एक प्रक्रिया है, ये पियर्सन एंड बेरफोर्ड ने कहा था, जिसमें प्राकृतिक साधनों के आधार को क्षय नहीं होने दिया जाता है। यह पर्यावरणीय गुणवत्ता की अब तक अप्रशंसित भूमिका पर बल देता है, इन्होंने कहा था। यहाँ पे ब्रंडटलैंड ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों के विषय में इन्होंने बात किया था, जबकि पियर्सन एंड बेरफोर्ड ने इसे वातावरण से संबंधित, मतलब पर्यावरणीय संबंधित गुणवत्ता की भूमिका पर काफ़ी बल दिया था। तो ये हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अब हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें है जीवन की गुणवत्ता में सतत विकास का सृजन। मतलब सभी लोगों के जो जीवन है, सभी लोगों का जीवन है, उनकी गुणवत्ता में सतत सुधारों का सृजन किया जाए, मतलब सबके, यहाँ पे सारे लोगों का है। फिर दूसरा इसका स्टेज है जीवन स्तर को ऊपर उठाना, प्लस उनके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना, ये उसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है उसका पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करना। चौथा है अंतर प्रजननात्मक निष्पक्षता का संवर्धन करना। पांचवा है पर्यावरणीय भंडार तथा भविष्य की पीढ़ियों को हानि पहुंचाए बिना मानवीय एवं भौतिक पूंजी के संरक्षण और वृद्धि के लिए आर्थिक विकास की तीव्र करने का लक्ष्य करना। उसके बाद सातवां है दृढ़ सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखना, ताकि प्राकृतिक पूंजी भंडार कम न होना और इसके अतिरिक्त दुर्बल सततता की आवश्यकता, भौतिक मानवीय और प्राकृतिक पूंजी भंडारों का मूल्य कम न होना। ये सब इसके उद्देश्य हैं। 17 गोल्स भी अभी बाकी हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जीएनपी, जीडीपी और डीएन क्या होता है। तो जीडीपी जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य का कुल योग जीडीपी कहलाता है। तो और डीएन होता है कि एक वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक संपत्ति के मौद्रिक मूल्य का जो ह्रास होता है वो होता है। तो फिर जो जीडीपी होता है उसमें से ये डीएन माइनस कर दिया जाता है और जो बचता है वही हमारा शेष आय हो जाता है, वह शेष योग होता है। तो ये जीडीपी, जीएनपी, डीएन भी हो गया और हम यहाँ पे उसके उद्देश्य को भी समझ लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सतत विकास की प्राप्ति के लिए कितनी शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है इसको प्राप्त करने के लिए। इसको अपने लाइफ में, मतलब जो हमारा दैनिक लाइफ है उसमें इसको इन्वॉल्व करने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो है प्राकृतिक पूंजी भंडार का मापन। मतलब प्रकृति के जो पूंजी भंडार है उसका मापन किस प्रकार किया जाएगा, मेजरिंग नेचुरल कैपिटल स्टॉक। दूसरा है प्राकृतिक साधन अथवा हरित लेखा, नेचुरल रिसोर्सेज आर ग्रीन अकाउंटिंग। तीसरा है पर्यावरणीय मूल्यों का माप, मेजरिंग इन्वायरमेंटल वैल्यूज़। छठा है सामाजिक छूट दर, सोशल डिस्काउंट रेट। इन चार भागों में से, मतलब 4 इसके कंडीशन है। अब इन कंडीशन जो भी हैं उनको डिफाइन हम करेंगे। तो प्राकृतिक पूंजी भंडार का जो डेफिनेशन हो जाएगा, डिफाइन इसको हम करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो वातावरण हो गया, मिट्टी हो गए, जल हो गए, इन सबों को दूषित ना किया जाए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इनके मतलब इनको स्वच्छ रखने का भी हमारा ही फर्ज बना रहे और हम इस पर ध्यान दें। तो ये पूंजी भंडार के मापन में आ जाएगा। जबकि प्राकृतिक साधन अथवा हरित लेखा की बात करें तो इसमें जीडीपी, जीएनपी, डीएन ये सारी चीज़ें आएंगी। तो हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक साधन अथवा हरित लेखा क्या है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा है कि यह सतत विकास के आय स्तर का माप है। मैंने बहुत क्लोज कर दिया है इसको। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, बट मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को समझाने का आप लोगों को। तो यह सतत विकास के आय का स्तर माप है जिसमें प्राकृतिक संपत्ति के भंडार को बिना कम किए प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसकी आवश्यकता है राष्ट्रीय आय खातों की प्रणाली में प्राकृतिक संपत्ति के भंडार के संदर्भ में समन्वय किया जाए। कोशिश कीजिएगा आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं रहेगा शायद ये क्लियर ना हो, क्योंकि इसमें जीएनपी वगैरह है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। तो फिर फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय उत्पाद जो है जीएनपी के आकलन को राष्ट्रीय उत्पादन के माप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक साधनों की अवनति की आर्थिक लागत सम्मिलित होती है। इसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादित करने की आवश्यकता जीएनपी में प्राकृतिक संपत्ति का भंडार सम्मिलित होता है तथा विकास का माप एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डीएन हो सकता है। तो इसमें संपत्ति के कुल राष्ट्रीय आय और संपत्ति जो भी संपत्ति है उन सबों के मतलब प्राकृतिक संपत्ति का जो भंडार है वो, और कुल राष्ट्रीय आय के उत्पाद, इन सबों का के विषय में बात किया गया। तीसरा जो यहाँ पे था पर्यावरणीय मूल्यों का माप, मेजरिंग इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, वो हम देखते हैं कि यह पर्यावरण सुरक्षा के लाभों की तथा इस पर खर्च किए गए तुलना से संबंधित होती है। मतलब जो पर्यावरण संबंधित आवश्यकताओं के ऊपर जो खर्च किए गए उनसे ये संबंधित होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे विश्व विकास के प्रतिवेदन 1992 में पर्यावरण क्षति के आर्थिक मूल्यांकन के लिए 4 उपायों के सुझाव दिए, जिसमें पहला था बाजार मूल्य, दूसरा था प्रतिस्थापन की लागतें, तीसरा था प्रतिनिधि बाजार और चौथा था सर्वेक्षण। पहला है मार्केट प्राइस, दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, तीसरा है सर्किट मार्केट्स और चौथा है सर्वे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 तो हमारा हो गया। ये जो चौथा हमारा सामाजिक छूट दर, सोशल डिस्काउंट रेट, तो हम देखते हैं कि जो चौथा है हमारा सोशल डिस्काउंट रेट, इसमें ए ऑप्शन मतलब ए, इसको एक कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें ए है पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके निम्नलिखित 9 आधार बताए गए हैं। पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 9 आधार बताए गए हैं। इन 9 को हम देखते हैं, जिसमें पहला है निर्धनता को कम करना, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, दूसरा वित्तीय सहायता की समाप्ति, रिमूविंग सब्सिडीज, तीसरा है इसका संपत्ति अधिकारों का वर्गीकरण और प्रसार, क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी राइट, चौथा है बाजार आधारित अभिगमन, मार्केट बेस्ड अप्रोचेज, पांचवा है आर्थिक प्रोत्साहन, इनकम इंसेंटिव्स, छठा है इसका नियामक नीतियाँ, रेगुलेटरी पॉलिसीज, सातवां है सार्वजनिक जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस, आठवां है व्यापक नीति, ट्रेड पॉलिसीज, सार्वभौमिक पर्यावरण प्रयत्नों में सहभागिता जिसमें पार्टिसिपेशंस इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इफोर्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल डिस्काउंट रेट के अंदर पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सब आता है। ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे ये सारी चीज़ें सतत विकास की आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए ही किया गया है। अब हम देखते हैं कि सबसे ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे हम देख लेते हैं कि 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के 17 लक्ष्य क्या हैं। तो इससे आप लोग याद कीजिए, मतलब जो सतत विकास जो बनाया गया उसमें ये 17 लक्ष्य दिए गए कि इन 17 लक्ष्यों की पूर्ति जब हो जाएगी तो समझो कि सतत विकास हो गया। लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से कैसे किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जिसमें सतत विकास के 17 गोल्स में पहला जो है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। उसमें पहला है कि गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से मतलब पूरे विश्व में समाप्त कर दिया जाए। मतलब गरीबी जिस भी रूप में है पूरे देश में उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा है भूख की समाप्ति हो जाए, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। तीसरा है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। तीसरा है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। चौथा है लैंगिक समानता का
समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। छठा है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आठवां है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। उसके बाद हम देखते हैं कि है सभी के लिए, आठवां है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत विकासपूर्ण उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। आठवां हम नौवां देखते हैं, नौवां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। 10वां है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, मतलब देश के बीच मतलब देश के अंदर जो असमानता है उसको कम करना। ये सब सतत विकास के लक्ष्य हैं। और 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। 12 है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। और 14 है अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना। 15 है इसका सतत विकास उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि धारण और जैव विविधता के बढ़ते हुए नुकसान को रोकने का प्रयास। अब हम यहाँ पे इसके बाद हम 16 देखते हैं सतत उपयोग के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ सभी स्तरों को इन्हें प्रभावी, जवाबदेह, पूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17 हम देखते हैं कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी और पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना या उसे बनाना। तो ये सब हमारा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या है ये जाने हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके जो 17 गोल्स है उसके विषय में हमने बात किया है। तो 17 गोल्स भी हम देख लिए, सतत विकास के उद्देश्य को देख लिए और सतत विकास क्या है ये देख लिए। तो आज हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया और हमारा जो यूनिट फर्स्ट था वो आज कंप्लीट हो गया। अब कल से मैं आप लोगों को यूनिट सेकेंड पे बात करूँगी। तो यूनिट सेकेंड में डेवलप एंड डेवलपिंग सोसाइटी पे है। तो और जो मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग को दे दूँगी। देखती हूँ अगर आज समय मिलता है तो मैं वो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाऊँगी और वो मैं आप लोग को दे दूँगी। उसका एक अलग मैं वीडियो तैयार कर लूँगी आप लोग के लिए। मेरा ये फर्स्ट कंप्लीट मतलब हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।